So, hello guys, today we are going to discuss about a very important topic in medicine that is basically your brain stem syndrome या फिर brain stem strokes. तो वही आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है. एंड उससे पहले हम लोग को कुछ कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे कि इजी कॉन्सेप्ट्स मतलब दे आर द बेसिक स्टफ, उसके ऊपर हम लोग बिल्डिंग बनाएंगे, ठीक है. एंड हम लोग दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे, कॉन्सेप्ट्स को भी एंड निमोनिक को भी, ठीक है. निमोनिक के वे में भी आप लोग रट सकते हो, मैं सारे फीचर्स निमोनिक से भी रटवा दूंगा और सारे फीचर्स में कॉन्सेप्चुअली भी समझा दूंगा. तो जस्ट एक थिंग मुझे तुम लोगों से जो चाहिए कि लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही देना, साथ में एक और काम करना कि यार पेन लेके बैठो यार, ठीक है. क्या लेके बैठना है यार? पेन लेके और एक पेपर लेके बैठो, ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग ब्रेन स्टेम की अगर हम बात करें तो बेसिक कॉन्सेप्ट को एक बार डिस्कस करते हैं कि ब्रेन स्टेम हमारा डेवलप्ड हुआ है, मतलब ब्रेन स्टेम के अंदर क्या क्या होता है यार? मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला, छोटा एम फॉर मेडुला, ठीक है. क्या कौन कौन से क्रेनियल नर्व न्यूक्लिया इसके अंदर होता है? मिड ब्रेन के अंदर देखो 3 और 4, 1 और 2 नहीं होते हैं, ठीक है. पॉन्स के अंदर क्या होता है? 5, 6, 7, 8, राइट. एंड मेडुला के अंदर क्या क्या होता है? 9, 10, 11 एंड 12, राइट. 9, 10, 11, 12, ठीक है. इतने में कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. अब मैं ये इतना सा पार्ट मिटा रहा हूँ, राइट, क्योंकि मेरे पास जगह कम है. अच्छा, उसके बाद हम लोगों को एक और चीज़ समझनी पड़ेगी कि देखो ये जो ब्रेन स्टेम है उसका कुछ मीडियल होता है एंड कुछ पार्ट लैटरल होता है, ठीक है. मीडियल पार्ट सेंटर पे रहेगा और लैटरल पार्ट इधर उधर रहेगा, ठीक है. तो ब्रेन स्टेम मीडियल और लैटरल एस्पेक्ट्स में डिवाइड है. मीडियल एस्पेक्ट में कौन कौन से क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई आते हैं वो देखते हैं. सबसे पहले तो 3, 4, 6, 12, ठीक है. 3, 4, 6 एंड 12, ठीक है. दैट इज द मेन थिंग. और देखोगे तो ये सारे के सारे 12 के फैक्टर्स हैं, तो इजी, राइट. तो ये सारे के सारे 3, 4, 6 एंड 12 देयर आर द मीडियल एस्पेक्ट. कमिंग टुवर्ड्स योर लैटरल एस्पेक्ट. लैटरल एस्पेक्ट में कौन कौन से क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई रहते हैं? इनको छोड़ के जितने भी हैं सारे क्रेनियल नर्व लैटरल एस्पेक्ट्स में रहते हैं. मीडियल में कौन कौन रहता है? 3, 4, 6 एंड 12. बाकी सबके सब लैटरल में रहता है, ठीक है. अच्छा, उसके बाद कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट मीडियल के अंदर रहता है, ठीक है. जस्ट रिमेंबर, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट हमारा मीडियल के अंदर रहता है, ठीक है. ये हो गया. और क्या रहता है मीडियल के अंदर? मीडियल लेमनिस्कस. मीडियल लेमनिस्कस क्या होता है ये भी बता देता हूँ शॉर्ट में. शॉर्ट लॉन्ग ही होता जा रहा है बच्चे, बट कोई ना, अपन कॉन्सेप्ट समझेंगे. तो ये याद है हम लोगों को जो पोस्टीरियर कॉलम हुआ करता था स्पाइनल, जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट होता था, दैट वाज रिस्पॉन्सिबल प्रोप्रियोसेप्शन, वाइब्रेशन सेंस, इन सब चीज़ों के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता था, वही वाला पार्ट यहाँ जाके मीडियल लेमनिस्कस बन जाता है, ठीक है. ईजी, कोई बात नहीं, इतना ही है, ठीक है. लैटरल के अंदर क्या क्या होता है? लैटरल के अंदर 3 S याद रखो, 3 S. फर्स्ट S से याद रखो यार स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट. सेकेंड S से याद रखो सेंसरी. थर्ड से याद रखो सिंपैथेटिक, ठीक है. तो सिंपैथेटिक, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट जो कि बॉडी के सेंसेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज इन द लैटरल पार्ट, ठीक है. सेंसरी मतलब बेसिकली आप लोग याद रखो कि यार फेस का जो सेंसरी एस्पेक्ट है वो कौन संभालता है यार? 5th नर्व. तो 5th नर्व तो ऑब्वियसली लैटरल एस्पेक्ट में ही है. तो 5th नर्व हमारा यहाँ पे फेस का सेंसरी एस्पेक्ट संभालने वाला है, दैट इज प्रेजेंट एट द लैटरल एस्पेक्ट, ठीक है. बस इतना समझो. एंड सिंपैथेटिक ऐसा समझ लो कि सिंपैथेटिक जब भी डैमेज होएगा तो हॉर्नर सिंड्रोम कॉज करेगा. हॉर्नर सिंड्रोम वही प्यूपिल डायलेटेड एंड क्या कहते हैं, टोसिस, एनहाइड्रोसिस, टोसिस बिकॉज ऑफ मुलर मसल, ठीक है, वो सब करता है, ठीक है. तो दैट इज हॉर्नर सिंड्रोम. तो हॉर्नर सिंड्रोम कॉज कर सकता है अगर हमारा सिंपैथेटिक डैमेज हुआ, ठीक है. तो आज हम लोग, ये हो गया अपना बेसिक वाला स्टफ कि इतना तो पता होना चाहिए. उसके बाद आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यार क्या? लैटरल मेडुलरी सिंड्रोम. क्या डिस्कस करने वाले हैं यार? लैटरल मेडुलरी सिंड्रोम. ये बच्चा लेटा हुआ है तो ये रिप्रेजेंट करता है यार लैटरल मेडुलरी सिंड्रोम. कैसे? ये मेडल है, राइट.
तो इन दोनों को मिलाओ, लेटा मेडल, ठीक है, तो लैटरल मेडुलरी सिंड्रोम। दूसरा नाम क्या है यार इसका, ये वॉल दिखाई दे रहा है, वॉल से हम लोगों को याद रखना है यार वॉलेनबर्ग, वॉलेनबर्ग सिंड्रोम, ये उसका दूसरा नाम है। इजी, इतना कैच कर पाया, ठीक है। अगर इतना कैच कर ही लिया है तो कैन यू सी दिस, ये जो वी बन रहा है, जहाँ पे मैं वी बना रहा हूँ, ठीक है, मेडल के ऊपर, दिस इज योर वर्टिब्रल आर्टरी। अगर वर्टिब्रल आर्टरी में डैमेज हो जाए, ठीक है, तो लैटरल पार्ट ऑफ द मेडुला इज गोइंग टू बी अफेक्टेड। कितना समझ में आ पा रहा, ठीक है। तो वर्टिब्रल आर्टरी में अगर डैमेज हो जाए या यहाँ पे थ्रोम्बोसिस हो जाए तो दिस सिंड्रोम इज गोइंग टू अकर, राइट। एंड पिकाचू दिख रहा है, स्पेलिंग पिकाचू की, इट्स चू, ठीक है। तो पिकाचू हमारा इन्वॉल्व करता है, हमें याद दिलाने में मदद करेगा पाइका, पाइका हम लोगों को क्या याद कराने में मदद करेगा बच्चे, पाइका, ठीक है। अच्छा, तो बट सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसको करता है यार, सबसे ज़्यादा इफेक्ट कौन होता है, वर्टिब्रल आर्टरी। इससे पता नहीं चल रहा है, अपन एक दूसरा कलर लेंगे, हाँ। तो वर्टिब्रल आर्टरी एंड पाइका, इन दोनों आर्टरीज के डैमेज से क्या हो सकता है यार, लैटरल मेडुलरी सिंड्रोम हो सकता है। इतना अभी तक हम लोगों को पता चल गया। नाउ लेट्स डिस्कस द सिम्टम्स। हम पाइका को यहां लिख देंगे, ठीक है, पाइका को यहां लिख दिया, डन। नाउ लेट्स डिस्कस द सिम्टम्स। सबसे पहले हम लोगों को याद रखना है कि यार एस एस एस, ठीक है। तो फर्स्ट एस से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देयर इज सेंसरी, सेंसरी यानी कि फिफ्थ क्रेनियल नर्व, जो कि सप्लाई कर रहा है क्या, इप्सिलैटरल फेस को। याद रखो कि जितने भी क्रेनियल नर्व्स हैं वो हमेशा इप्सिलैटरल सप्लाई देते हैं फेस को, ठीक है। तो जस्ट सी, फिफ्थ क्रेनियल नर्व इज गोइंग टू सप्लाई द इप्सिलैटरल फेस, बट एज अभी हमारा सेंसरी पार्ट ठीक नहीं है, सेंसरी पार्ट ठीक नहीं है तो क्या ये रहेगा, नहीं। तो सेंसरी सप्लाई टू द इप्सिलैटरल फेस इज गोइंग टू बी गॉन, सो सॉरी, ठीक है। फिर आएंगे, इसको हम लोग मिटाएंगे एंड अपन लोग आने वाले हैं यार दूसरे एस की तरफ, दैट इज योर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट क्या करता है यार, पूरे बॉडी से कॉन्ट्रालैटरल बॉडी के सेंसेशन लेके आता है, ठीक है, कॉन्ट्रालैटरल बॉडी के सेंसेशन लेके आता है। बट अभी तो भाई हमारे पास है नहीं यहाँ पे आर्टरी और यहाँ पे हो चुका है डैमेज, तो कॉन्ट्रालैटरल सेंसेशन भी इज गोइंग टू बी लॉस्ट, राइट, ठीक है। इतना समझ में आ गया, दूसरा एस हमारा कंट्रोल हो गया, ठीक है। तीसरे एस की तरफ आते हैं, दैट इज योर सिंपैथेटिक। तो सिंपैथेटिक अगर हमारे पास है, अगर ये डैमेज होता है तो क्या होएगा यार, हॉर्नर सिंड्रोम। क्या हो सकता है, हॉर्नर सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है। वही सब बोलना, टोसिस, एनहाइड्रोसिस, मायोसिस, जो रटा रटाया है हॉर्नर सिंड्रोम का वो सारा बक देना, बिकॉज हॉर्नर सिंड्रोम कॉज कर सकता है, ठीक है। तो बस इतना ही था, इतना ही था, नहीं और भी है। देखो हम लोगों ने कहा था कि कौन कौन से नर्व्स हैं यार, 9th, 10th, 11th एंड 12th, ठीक है। 12th है क्या, नहीं, वो तो कहाँ पे है, मीडियल एस्पेक्ट में। हमारे पास 9th, 10th एंड 11th है। तो 9th एंड 10th कंट्रोल करता है यार गैग रिफ्लेक्स को। किसको करता है, गैग रिफ्लेक्स को। तो अगर ये नहीं रहा तो हमारा गैग रिफ्लेक्स भी नहीं रहेगा। सो ये हुआ खत्म, अब हुआ खत्म। वी हैव डिस्कस अबाउट ऑल द सिम्टम्स एंड एवरीथिंग। आज पहला पार्ट बनाने में टाइम इसलिए लगा बिकॉज हम लोगों को बेसिक्स से बताना पड़ा सब कुछ, तो दैट्स ऑल। एक बार अपन लोग क्विकली सारी चीज़ें देखेंगे। दिस इज योर पाइका, पाइका, ठीक है, सप्लाई कर रहा है। दिस इज योर वर्टिब्रल आर्टरी, ठीक है। ज़्यादा कौन इन्वॉल्व होता है, वर्टिब्रल आर्टरी, ठीक है। ये हम लोगों को लड़का दिखाई दे रहा है, दैट इज लेटा एंड सी, एंड दिस इज योर मिडल, तो दैट इज बेसिकली योर लैटरल मेडुलरी सिंड्रोम। उसके बाद देखो दिस इज योर वॉल, वॉल से वॉलेनबर्ग,
वॉल से वॉलनबर्ग याद रख लोगे. That's all you have to remember about the lateral medullary syndrome. I hope you would be able to, you would like it. If you like it, just hit like, share, and subscribe because it took so much effort. And be included in the community of visual learners. That's all. Thank you.